नमस्कार दोस्तों। कड़ी धूप में लाठियों की मार और भूखे पेट लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल बैठा था, कब मिलेगी आजादी, कब मिलेगी खाने को खाना और कब ले पाएंगे सुकून की सांस। इन सभी सवालों ने तमाम भारतीयों के दिलों में बस एक ही आस बना बैठा था, कब मिलेगी आजादी। यह कहानी है आजाद भारत के पहले का, जहां लोग खाने को खाना, पहनने को कपड़ा और रहने के घर के साथ साथ लोगों को सुकून की सांस लेने के लिए तरस गए थे। अगर देश की आजादी की बात किया जाए तो तीन चेहरे सबसे पहले आते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी पहले नंबर पे, यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के तहत भारत को आजादी दिलाई। दूसरा चेहरा आता है नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की। उन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स को प्यार से नहीं बल्कि लड़ाई कर करके मार करके उसे देश से भगाया जाए। और तीसरा चेहरा ऐसे इंसान का आता है जिसे कभी इतिहास ने दोहराया ही नहीं। उन्हें नहीं जिक्र किया गया कि इन्हें भारत के लड़ाई में यानी भारत की आजादी में इनका हाथ रहा है, लेकिन उनका नाम बेशुमार है उन तमाम तानाशाही राजा में। यानी ऐसे राजा, क्रूर राजा, जो दूसरों पर लोगों को शासन कर करके सबसे ज्यादा यानी क्रूर से क्रूर माना जाता है। नहीं कभी इतिहास में उसे दोहराया, नहीं कि इतिहास के पन्ने में कहीं भी उन्हें मेंशन किया गया कि इन्होंने भारत की आजादी में योगदान दिया। वर्ल्ड वार II के बाद कैसे साबित हुई, यानी देश के लिए वर्ल्ड वार II कैसे योगदान साबित हुई और कैसे उस राजा की वजह से यानी कैसे उसका साथ की वजह से हमारा देश भारत आजाद हुआ। दुनिया के क्रूर शासकों में से एक और दुनिया का सबसे बड़ा विलन, जो लोगों पर तानाशाही के नाम से जाना जाता, लोग उससे डरते थे, लेकिन भारत के लिए वो वरदान साबित हुआ, किसी हीरो से साबित कम नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूं एडोल्फ हिटलर की, जो कि इतिहास के पन्नों में कभी भी स्वतंत्र भारत में कभी नाम नहीं लिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं जिसे हम लोग कभी भी बचपन में सिर्फ एक ही बात सिखाया जाता है, जब भी सिखाया जाता है देश की आजादी में तो सबसे पहला नंबर आता है और वो है महात्मा गांधी। बाकी के चेहरे कहाँ हैं? क्या सिर्फ अकेले महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाया? क्या एडोल्फ हिटलर की भूमिका रही या नहीं रही? सुभाष चंद्र बोस की रही या नहीं रही? महात्मा गांधी के अलावा और भी ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारत की आजादी में बखूबी निभाई, लेकिन उनका फ्रंट लाइन पे कोई तस्वीर नहीं है। तीन योद्धा, मिशन एक, आजाद भारत का निर्माण, यानी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और एडोल्फ हिटलर। इन तीनों चेहरा फ्रंट लाइन पे और बाकी के चेहरा गायब हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आज इतिहास में और तहकीकात करते हैं कि क्या भूमिका निभाया और किन्होंने सबसे ज्यादा भूमिका निभाया आजाद भारत के निर्माण में। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। डार्क सीक्रेट में सबसे पहला स्थान आता है महात्मा गांधी का, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के तहत भारत को आजादी दिलाई। लेकिन उससे पहले यह हथियार के रूप में यूज किया गया अंग्रेजों पे बहुत ही खतरनाक साबित हुई। ऐसा इसलिए कि भारत में जब महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का हथियार यूज किया अंग्रेजों पे, तो उन्होंने सिस्टम के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को डामाडोल कर दिया। यानी आसान भाषा में ऐसा कहा जाए तो सत्य और अहिंसा ने अंग्रेजों को जेबें काट ली। यह कहानी है चंपारण सत्याग्रह के पहले का, जब लोग किसान के बेटे और परिवार ने खाने को तरसने लगे, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लग गए और उन्हीं के अनाजों पर टैक्स लगाया जाने लगा। ऐसे में देख करके महात्मा गांधी ने 1917 को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसमें अंग्रेजों को ना चाहते हुए भर में भी किसानों को बंजर जमीन और उनके मुआवजे वापस देने पड़ गए। उन्होंने ना चाहते हुए भी यह काम किया। यह बात उस समय की है जब लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाने जाने लगे, यानी उन्हीं के सामग्री पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाने लगे। लोगों को टैक्स भरने से ज्यादा नुकसान होने लगा और इस समय उनको हर एक चीजों पे यानी उनके खुद के खाने की चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ गया। इस नियम को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन यानी साल्ट सत्याग्रह शुरू किया, जिससे अंग्रेजों को उनके लगाए हुए टैक्सों पर हटाना पड़ गया। और यह नियम मैक्सिमम हद तक बहुत ही कारगर साबित हुई अंग्रेजों पे। उनको ऐसा लगा कि ये बात मान रहा है, यानी इससे इनको कमजोर किया जा सकता है। कुछ समय बाद महात्मा गांधी ने दूसरा हथियार आजमाया अंग्रेजों के ऊपर। उस समय लोगों को जाकर के समझाने लगे कि अंग्रेजों के लिए काम नहीं करना, यानी उनकी गुलामी को नहीं सहना। इसी को देख करके वकीलों ने कोर्ट, शिक्षकों ने स्कूल और अंग्रेजी दफ्तरों में लोगों ने, कर्मचारियों ने जाना बंद कर दिया और सारे दफ्तरें अंग्रेजों की ताला लग गए, जिस वजह से इस खामोशी भरी मिशन को नाम दिया गया असहयोग आंदोलन।
इसमें खुद गांधी जी ने प्रत्येक जगह जा जा करके लोगों को यह समझाया कि हमें अंग्रेजों के लिए काम नहीं करना बल्कि अब खुद के लिए काम करना है। और यह मिशन देखते देखते 6 लाखों में कन्वर्ट हो गई। और इस आंदोलन के देख करके पूरे अंग्रेजों में वायलेंस फैल गई, यानी जगह जगह पे मारपीट सुने होने लगे, क्योंकि उनका सारा सिस्टम डामाडोल हो चुका था। यानी पूरी तरीके से अंग्रेज कमजोर होने लग गए थे। असहयोग आंदोलन बहुत ही कारगर साबित हुई अंग्रेजों के ऊपर। इसी को देख महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया गया और बहुत सारे लोगों पे अत्याचार करे जाने लगा, यानी लाठियां बरसाने जाने लगी। यहां तक कि उसमें 6000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई और इसकी वजह से बच्चों और औरतों पर भी नहीं बख्शा, उन्होंने सारे लोगों को मौत से उतार दिया और असहयोग आंदोलन को वहां पर दबा दिया गया। गांधी जी के जेल में जाने से पहले, गांधी जी के जेल में जाने के बाद सारे लोगों के मन में और सारे लोगों को यह विश्वास हो चुका था और उन सभी लोगों ने यह समझ चुके थे उनका अधिकार क्या है, क्या सही और क्या गलत लोगों के पहचान में हो चुकी थी और सारे लोगों की आंखें खुल चुकी थी। फिर 1942 में महात्मा गांधी ने लोगों को यह समझाया कि जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक कोई चैन से नहीं बैठेगा, चैन से खाना नहीं खाएगा। तब तक के लिए सारे लोगों में वायलेंस फैल गया था, यानी लोगों ने के जोश में अंगार बहर चुके थे, अंदर खून खौलने लगा था और सारे लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को एक एक करके मारने लगे। अंग्रेजों को यह पता चल चुका था कि अब यहाँ पे हमारे रहना या सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। अंग्रेजों को यह मालूम चल चुका था कि अब भारतीय सैनिकों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारे दफ्तरें तोड़ने जाने लगे, कोर्ट बंद हो गई, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए और इस वजह से, इन सभी मिशनों की वजह से भारत के लोगों ने चैन भरी सांस ली। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ा। महात्मा गांधी की सारे मिशन सही चल रही थी, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब लोगों को एक गाल के बदले दूसरे गाल देने पड़ गए। लोगों को ऐसा लगा कि यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा आजादी, मेरा देश, मेरे ही नियमों पर, मेरे ही हक पर इन्होंने अधिकार जमा रखा। तब तक लोगों ने आजादी को समझ चुके थे और उन्हें क्या मतलब होता है आजादी का पूरी तरीके से वह जाग चुके थे। सारे लोगों के अंदर वायलेंस यानी आग जल चुकी थी, सिर्फ आजादी और आजादी चाहिए। महात्मा गांधी के सत्य और हिंसा के हिसाब से उनको यह कहना था कि हमें देश को नॉर्मल यानी सिस्टमेटिक ढंग से शांति से बात करके आजादी लेनी चाहिए, लेकिन लोगों पे मार इतने पड़ने लगी कि मार झेल नहीं पाए। तब ऐसे में उन्हें दूसरे ने वीर योद्धा की जरूरत पड़ी, जिन्हें ऐसा लगता था कि ईंट के जवाब पत्थर से दे, एक लाठी के बदले 10 लाठी की मार दे, ताकि उन्हें लड़ाई के लिए हथियार ला करके दे। ऐसे में दूसरे नंबर पे हमारे योद्धा आते हैं, जिन्होंने एक बहुत सा नारा दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये पहले देने वाले लाइन थे। जनवरी 13, 1897 में इनका जन्म हुआ। यह विदेश में होने के बावजूद भी इंडिया में उन्होंने टीम बनाई, यानी सेना का तैयार किया और अपने सेना की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भड़काना शुरू किया और एक ऐसे चिंगारी को डाला इनके सीने में जो कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही सक्षम हुई। यानी अपनी सेनाओं की मदद से पहली बार अंडमान और निकोबार पे सेनाओं की मदद से अंग्रेजों पे वार करके वहां पर जीत दर्ज की और स्वतंत्र भारत का तिरंगा पहली बार अंडमान एंड निकोबार में लहराया गया। जब स्वतंत्र भारत का तिरंगा पहली बार अंडमान एंड निकोबार में लहराया, तब लोगों को यह भरोसा हुआ कि यही एक वीर योद्धा है जो वार से देश को आजादी दिला सकता है। लोगों को भरोसा दिलाया, लोगों को भरोसा जीते और इन भरोसों को एक हथियार के रूप में तैयार करने लग गए। इस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दिया जाने लगा और उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर करके आजाद भारत को निर्माण करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। लोगों ने बहुत ही भरोसा दिलाया और भरोसे पर खरा उतरे और उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। लोगों को जगह जगह ट्रेनिंग देने के साथ साथ वो दुनिया के खतरनाक तानाशाह राजा से हाथ मिलाया। यानी 1 साल जर्मन में रहने के बाद सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी हमारे जाकर के एडोल्फ हिटलर से हाथ मिलाया और उन्हें पक्के दोस्त बनाए। सबसे खतरनाक सवाल यही आता है कि हमारे नेताजी आखिर क्यों हिटलर यानी क्यों तानाशाह के साथ हाथ मिलाया और उनका मकसद इनके पीछे क्या था। नेताजी का सीधा सा सिंपल सा मतलब यह था कि एडोल्फ हिटलर के साथ हाथ मिला करके यानी एडोल्फ हिटलर के साथ हाथ मिला करके अंग्रेजों का खात्मा करना। इसीलिए उन्होंने चली पुरानी चाल यानी दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। यह पुरानी चाल में बहुत ही कामयाब साबित हुई हमारे आजाद हिंद भारत के निर्माण में। वैसे भी वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मन ब्रिटिश वैसे भी लड़ रहा था,
लेकिन नेताजी को उन्होंने ना हाँ कहा और ना ही ना कहा कि हम आपका साथ देंगे। लेकिन नेताजी ने हमें कन्विंस किया कि हम जब अगर दोनों तरफ से अटैक करेंगे तो जर्मन, और अगर भारत से अटैक किया जाए ब्रिटिश पे तो ब्रिटिश किसी एक पॉइंट पे कभी भी फोकस नहीं कर पाएगा, यानी वह पूरी टोटली तरीके से हार सकता है। सुभाष चंद्र बोस की यह मिशन की बात सुन करके हिटलर ने हाँ की और पूरे स्वतंत्र भारत को साथ देने के लिए रेडी हो गया। इसी में हिटलर ने एक ऑपरेशन ब्लिट्ज शुरू किया, जिसकी मदद से एयरफोर्स से उन्होंने अंग्रेजों के शहर पर जगह जगह बम गिराना शुरू कर दिए। यानी हिटलर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ एक घनिष्ठ मित्रता हो गई। इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के पास टैलेंट था, मोटिवेशनल पावर था, लीडरशिप कंसल्टेंट था, यानी हर एक स्किल से भरा हुआ था, तो उन्होंने इन सभी चीजों के साथ साथ एक और भी मिशन शुरू कर दिया, और वह यह था कि अपने अट्रैक्टिंग पावर से जापान के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया। जापान के साथ हाथ इसलिए मिला रहे थे क्योंकि वहां के पीएम जो थे, जापान के प्रधानमंत्री के साथ एक अच्छा मित्रता होने के बाद वहां के पकड़े गए ब्रिटिशर्स इंडियन आर्मी को उन्होंने छुड़वाया। यानी टोजो ने ब्रिटिश जितने भी इंडियन आर्मी को पकड़े गए थे उन्होंने सभी को छोड़ दिया गया, और उन सभी सेनाओं को मिलकर और ईस्ट इंडिया एशिया सिटीजन्स मिल करके आजाद हिंद फौज में शामिल किया गया, यानी एक आजाद हिंद आर्मी की तैयारी की गई। आजाद हिंद फौज के द्वारा किया गया गठन सैनिकों को जितने भी सामग्री दिए जाते थे वो सभी को जापान मदद कर रहा था, यानी पूरी तरीके से हथियार, खाने पीने की युद्ध और जितने भी सामग्री घटती थी वो सारे जापानी मिलाकर देते थे। जापान के सैनिक और आजाद हिंद फौज दोनों ने मिलकर के 2 युद्ध लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, बर्मा और मणिपुर में। इन दोनों ने लड़ाई किया, लेकिन आजाद हिंद फौज यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक संकल्प यह था कि 1 साल के अंदर आजाद हिंद फौज को भारत में प्रवेश करा देना, यानी भारत की जमीन पर लेकर आना, ताकि एक आजाद हिंद यानी आजाद भारत का निर्माण कर सके। और कुछ हुआ ऐसा यूं कि उन्होंने यह बात कही थी और उन्होंने सच करके दिखाया। ऐसा इसलिए हुआ कि जब WW2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स को हरा करके अंडमान एंड निकोबार जापान ने जीत लिया था। अंडमान और निकोबार को जापान ने सौंप दिया हमारे देश के वीर योद्धा सुभाष चंद्र बोस को। इन्होंने देख करके कि आजाद हिंद फौज यानी हमारे सुभाष चंद्र बोस ने वहां एक गवर्नमेंट का गठन किया। सारे देश देखते रह गए, लेकिन हमारा देश का सबसे पहला तिरंगा अंडमान एंड निकोबार में लहराया। अंडमान एंड निकोबार में सरकार के गठन के साथ साथ आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने सुभाष चंद्र बोस। यानी अंडमान निकोबार सबसे पहला ऐसा जगह था जहां पे इंडिया का सबसे स्वतंत्र तिरंगा लहराया गया, और वहां के सबसे पहला प्रधानमंत्री बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बल्कि उनकी सरकार ही नहीं, उनके नाम से बैंक भी चलती थी उस समय में, आजाद हिंद बैंक, और उन्हीं के नाम से करेंसी को भी लॉन्च किया गया था। इन सभी अचीवमेंटों को देख करके हर एक भारतीय को ऐसा लगा कि यही एक वीर योद्धा है जो ईंट का जवाब है रियल में पत्थर से देना जानता हो। यानी सभी को ऐसा बिलीव हुआ कि अब भारत आजाद होने से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और अंग्रेजों को साथ ही पता चलने लग गया कि अब हमारा ज्यादा दिन यहाँ पर टिकना खतरों से खाली नहीं है। तो इन्हीं में सभी लोगों ने डिसीजन लिया कि आजाद हिंद फौज का साथ दिया जाए और उनके ग्रुप को ज्वाइन किया जाए। नेताजी जब अंग्रेजों पर हमला करने वाले थे 1945 को, उनकी सुबह में एक न्यूज़पेपर में एक घटना छपी। वो ये था कि जर्मन के लीडर यानी एडोल्फ हिटलर ने खुदकुशी कर ली। इन घटनाओं को देख करके सुभाष चंद्र बोस के अंदर एक बहुत ही इनोसेंट यानी ऐसा भावना जगा लगा कि अब इतिहास फिर से बदलने वाला है। और उसी साल 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा जापान में जो पड़ता है उसके ऊपर 2 न्यूक्लियर बम फोड़े, जिसकी वजह से जापान की पूरी इकोनॉमिकल कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से तहस नहस हो गया। नेताजी ने अंडमान निकोबार को तो जीता, लेकिन 2 सच्चे मित्र को गवा दिए। यही आजादी तो मिली, देश का तिरंगा भी लहराया, लेकिन 2 सच्चे मित्र को उन्होंने गवाया। इस वजह से पूरी आजाद हिंद फौज की सेना डर गई और उन्होंने ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दिया। लेकिन वो सरेंडर करने के बाद उन पे एक अत्याचार की गई, यानी उन्हें पूरे कोर्ट मुकदमा किया गया और उन पे सजा सुनाने लगी। और ये सभी चीजों को देख करके जितने भी ब्रिटिश में इंडियन आर्मी थे उन सभी ने यह एक डिसीजन गलत माना, यानी उनके सोलो अंदर की आग को जागी। उनको लगा कि ये मेरे इंडियन पर गलत हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ आजाद भारत के निर्माण के लिए, यानी उनको ऐसा लगा कि अब हमें आजादी चाहिए और यह एक सच्चा हिंदुस्तानी है जो आजादी दिला सकता है, इनको साथ दिया जाने लगा।
हर एक भारतीय ने रोड पे आने शुरू कर दिए। भारतीय सैनिकों ने रोड पे आकर के तहस नहस करने लगे और नेताजी को एक गुड न्यूज मैसेज दिया, यानी एक सिंबल दिया कि अगर भारतीय के मन में आजादी की आंधी हो तो भारत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब अंग्रेजी शासक पूरी तरह से समझ चुके थे कि अब इंडिया में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक की सीने में एक आग लग चुकी थी आजाद हिंद भारत का निर्माण, यानी हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए की होड़ लग गई थी। यानी जितने भी देखने जाने लगे हर एक अंग्रेजों ने यह समझ लिया है कि हर एक भारतीय सैनिकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स हैंडीकैप्ड हो चुके थे, क्योंकि उनके पास नहीं था बैकअप फोर्स, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में ऑलरेडी उन्होंने हर एक सैनिकों को गवा चुका था। मिलिट्री फोर्स नहीं थे, आर्मी नहीं था, यानी सब जगह नन कोऑपरेशन चल रहा था, इस वजह से वो हैंडीकैप्ड हो चुका था। उन्होंने स्टेप बैक यानी पीछे हटने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। तो दोस्तों ये था कुछ हमारे इंडिपेंडेंस का अनटोल्ड हिस्ट्री। लेकिन एक बात इसमें यह कि दिखाया जा रहा है कि यदि हिटलर ब्रिटिशर्स को अगर हर तरह से कमजोर नहीं किया होता, यानी वर्ल्ड वार में नहीं अगर कमजोर किया होता, तो क्या हमें आजादी इतनी जल्दी मिल पाती या नहीं। यानी ऐसा देखा जाए कि जर्मन और जापान दोनों ने मिलकर भारत को साथ दिया और इंग्लैंड को पूरी तरीके से कमजोर किया, तो वहां के हथियार सप्लाई जितने भी थे सारे ट्रांसपोर्टेशन रुक गए, तभी जाकर के हमें आजादी मिली। जर्मन और जापान को एक होने से अंग्रेज इतने कमजोर हो चुके थे कि घर में आग लगे हुए को बचाना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि उनकी इतनी स्थिति कमजोर करती गई कि उनको अंग्रेजों ने भारत की पकड़ को कमजोर होता चला गया, यानी भारत में जितने भी उनकी पकड़ थी सारे कमजोर होते चले गए। भारत में आजादी के लिए भले ही चेहरे दो हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या कोई भी हो, लेकिन सबका एक ही मिशन था। सोच अलग थी लेकिन मिशन एक था, और वो था आजाद भारत का निर्माण। यानी आजाद भारत के निर्माण में चाहे जितने भी लोगों ने योगदान दिया हो, उन सभी में एक चीज कॉमन रहा कि लोगों ने सुकून भरी सांस ली, यानी फिर से हमारा देश आजाद की ओर बढ़ने लगा और आजाद हिंद का निर्माण किया गया। इन दोनों के वीर योद्धाओं की सोच बूझ से हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन गौर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि चिंगारी इतनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी कि चिंगारी अब चिंगारी नहीं शोला बन चुका था। अब इन सब चीजों को देख करके भारत से अंग्रेजों को भागने के अलावा दूसरा सिवाय कोई नहीं बचा था। जरा गौर करिएगा दोस्तों कि अगर वर्ल्ड वार नहीं होती तो क्या हमारे देश को इतनी जल्दी आजादी मिलती। ऐसा इसलिए क्योंकि आजाद हिंद फौज में मात्र सिर्फ 5600 ही सैनिक थे, और वर्ल्ड वार 2 अगर वर्ल्ड वार नहीं होता तो क्योंकि अंग्रेजों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी हथियार थी, गजब का गैजेट थे, यानी हर एक चीजों से परिपूर्ण था, और वर्ल्ड वार नहीं होता तो उन्होंने बैकअप में आर्मी फोर्स भी भेज देते थे, सेना भी भेज देती, यानी हर एक चीजों को वो बैकअप में रख सकते हैं। वर्ल्ड वार होने का एडवांटेज अगर सबसे ज्यादा मिला है तो वो मिला इंडिया को, और इसी में उन्होंने आजाद हिंद का निर्माण कर दिया। अगर देख लेते हैं कि अगर हमें वर्ल्ड वार नहीं होता तो इंडिया के जितने भी लोग थे वायलेंस करते रह जाते हैं, मारपीट करते रह जाते हैं, यानी कितने भी मिशन चला लेते हैं, शायद देश की आजादी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि अंग्रेज उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि पिछले 200 सालों से इंडिया पर लीड करते आ रहे थे, यानी इंडिया को एक नौकर, यानी वो अपने तरह से जो भी लीड करते थे उस तरह से लीड करते आते हैं। ना कभी हमें आजादी मिलती और ना ही कभी, यानी वर्ल्ड वार का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिला। जर्मन और जापान को एक होने से इंग्लैंड अपने हथियार को इंडिया में सप्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा पहले ही एडोल्फ हिटलर के द्वारा कैप्चर किया जा चुका था, जिससे कि इंग्लैंड अपना हथियार ट्रांसपोर्ट करता है इंडिया में, और वो पोजीशन को पहले ही कैप्चर कर लिया गया। तो पहले अगर कैप्चर ही कर लिएगा तो हथियार डालने का मौका ही नहीं मिला, और मौका नहीं मिला इस वजह से इंडिया में जितने भी पकड़ थे अंग्रेजों को वो धीमा पड़ते चले गए, और उन्हें अब ऐसा लग चुका था, उन्होंने ऐसा कन्फर्म हो गया कि अब हमें इंडिया में ज्यादा दिन तक नहीं टिकना है, यानी अब हमारे यहाँ से कटने वाली है। तो ये था दोस्तों हमारे आज की हिस्ट्री। तो दोस्तों ये था 3 वीर योद्धाओं की कहानी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के निर्माण में तीनों ने बाखूबी अपना योगदान निभाया। एक तो था विलन, जो दुनिया की नजरों में सबसे ज्यादा क्रूर शासक था, लेकिन इंडिया के लिए किसी वरदान से कमी नहीं, किसी चमत्कार से कमी, कभी किसी हीरो से कमी साबित नहीं होने दिया। क्योंकि अगर उन्होंने सबसे पॉइंट मेंशन किया कि अगर किसी भी छोटा पार्टिकल अगर किसी भी क्षेत्र को भर सकता है तो वो सबसे ज्यादा बैकअप को, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बना सकता है, और यही कहानी रहा एडोल्फ हिटलर के साथ। तो कैसा लगा यह वीडियो
अगर आपका क्या राय है एडोल्फ हिटलर को लेकर के कि हमारे भारत स्वतंत्र में इन्होंने क्या बखूबी योगदान निभाया या नहीं, क्योंकि हमारे स्वतंत्र भारत के पन्ने में इनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो कॉन्सेप्ट मैं लाता रहता हूँ। इसी वीडियो के साथ साइनिंग ऑफ, और वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।